to Future Doctors of India. I'm Varun Agarwal and this is your channel Mantra of the Biology online biology classes. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एक तरह का ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स एक काम को पूरा करने में लगे रहते हैं। देखिए एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एक परिवार की तरह है जिसमें बहुत सारे सदस्य मिलकर एक काम को पूरा करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें भी इससे एक सीख मिलती है कि अगर हम सब भी अपनी सोसाइटी में बिना किसी जाति विवाद के, ना बिना किसी छोटे बड़े का भेद करते हुए, किसी को आर्थिक रूप से कमजोर या ऊंचा मानते हुए, किसी तरह का कोई विवाद या किसी तरह का कोई भी हम भेदभाव ना रखें और मिलजुल कर कार्य करें, तो ना जाने हम अपने समाज को कहां से कहां ले जाएंगे। और हमारा जो देश जिसको क्या कहते हैं विकासशील देशों की विकासशील डेवलपिंग कंट्रीज की में काउंट किया जाता है, वो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे हमारे देश की हमारे देश के इंक्रीमेंट के लिए, हमारे देश की प्रोग्रेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम सब मिलजुल कर काम करें। हमारे देश में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, कोई भी। हम अमेरिका से भी सुपर पावर बन सकते हैं, बस एक चीज की जरूरत है, वो है सिर्फ अपनापन, एक वाद विवाद को खत्म करना और मिलजुल कर एक सोसाइटी के लिए काम करना। जब सोसाइटी के लिए काम होगा तो अपने आप देश के लिए काम होगा। सिर्फ हमारे पास कोई पैसों की कमी नहीं है, कोई भी देश सिर्फ पैसों के भरोसे नहीं चलता है तो लोगों के उनकी देश भावना के लिए, अपने काम के प्रति जागरूकता के लिए, एक कितना आप कितने काम के लिए कितने कॉन्शियस हैं। और शायद कहीं ना कहीं इसी चीज की हमारे यहाँ कमी रह जाती है, इसलिए शायद हम जो ग्रोथ हमें पानी चाहिए शायद अभी वो नहीं पा रहे हैं। इसलिए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम भी एक तरह का एक मोटिवेशनल एग्जांपल आपके लिए हो सकता है, जहां पर जिसमें सारे सेल ऑर्गेनल्स भी अगर एक दूसरे से वाद विवाद करते कि नहीं तू छोटा मैं बड़ा, तेरा बाद में फॉर्मेशन हुआ मेरा पहले फॉर्मेशन हुआ, तो सोचिए क्या प्रोटीन बन पाती, क्या एंजाइम बन पाते, क्या स्टेरॉइड हार्मोन बन पाते। सोचिए अगर ये काम नहीं करते तो स्टेरॉइड हार्मोन नहीं बनते, स्टेरॉइड हार्मोन नहीं बनते तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं बनता, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं बनता तो स्पर्म नहीं बनते, स्पर्म नहीं बनते तो आगे की जनरेशन कैसे चलती, आगे की जनरेशन तो वहीं रुक जाती। अगर मान के चलो ये भी अगर कह दे कि चलो ये भी वाद विवाद करना शुरू कर दें, एक दूसरे को बांटना शुरू कर दें, तो तो दिस कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती। यही 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 एक होल, यही एक ब्लैक होल हमारे यहाँ पर है। हम किसी भी चीज में पीछे नहीं है, किसी भी चीज में। हम कहते हैं कि हमारा देश आर्थिक रूप से कमजोर है, हमारा देश आर्थिक रूप से नहीं, हमारा देश कमजोर है साथ में चलने से। अगर हम ये इस चीज को समझ जाए और ये जो बीच का ये जो टकराव है इसको खत्म कर दे, तो कोई भी देश, कोई भी पावर से बड़ी पावर हमें नहीं पिछोड़ सकती। हम वो मंजिल को पा सकते हैं जो उसने आज तक किसी देश ने सोचा भी नहीं होगा। हमारे पास इतने ब्रिलियंट और इतने टैलेंटेड माइंड्स हैं। सिर्फ यही समझाने के लिए इतना कुछ मैंने इसलिए समझाया कि कहीं ना कहीं हमारी जो साइंस है वो हमारे कहीं ना कहीं एक अच्छी चीजों से जुड़ी होती है जिनको हमें समझना चाहिए। ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ये सब फंक्शंस क्या है, ये नेचर के फंक्शंस हैं, सब नेचुरल फंक्शन है जो अपने आप होते हैं, वो हमारे भले के लिए होते हैं, हमारे बेनिफिशियंस के लिए होते हैं, हमारे बेनिफिशियरी के लिए होते हैं। ये अगर ये काम जितने अच्छे तरीके से होते हैं, अगर ये काम हम अपने जीवन में भी अपना लें, तो हमारे जीवन में भी जो परेशानियां हमें दिखती हैं वो सब हम, कोई भी चीज प्रॉब्लम होती है टीवी में, जरा सी भी कुछ कोरोना बढ़ गया, कोविड बढ़ गया, जरा सी भी कोई इधर प्रॉब्लम होती है तो हम आसपास के अपने पॉलिटिशियंस को गाली देना शुरू कर देते हैं, गवर्नमेंट सिस्टम को गाली देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उनको गाली देने से कभी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रॉब्लम के लिए हम भी जिम्मेदार होते हैं। तो अगर हम सब लोग अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, तो सोचिए कौन हमें हरा सकता है, कोई नहीं हरा सकता। इसलिए हम भी इसी मोटिवेशन से भी आगे बढ़ेंगे कि हम जो करें अच्छा करें, सोसाइटी के लिए करें, इस कंट्री के लिए करें। चलिए, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में लास्ट हमने लेक्चर में पढ़ रहे थे गोल्गी एपरेटस। तो गोल्गी एपरेटस में हमने देखा था कि गोल्गी एपरेटस एक ऐसा सेल ऑर्गेनल होता है जिसका मेन काम होता है पैकेजिंग करना। मतलब आई मीन टू से जो भी आपके रॉ मटेरियल बनते हैं उनको मॉडिफाइड करके पैकेज करना और पैकेज करके ट्रांसपोर्ट करना, ये इसका काम होता है। सिस्टर्नी इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि फंक्शनल यूनिट है जिसमें सब कुछ मॉडिफिकेशन चलता है। इसमें एक्चुअली क्या होता है, बॉन्डिंग जो होती है वो अपने आप में इतना चेंज करती है जिससे कि बॉन्डिंग इतनी चेंज होती है जिससे कि एक फंक्शनल यूनिट बन जाती है।
गोल्गी एपरेटस के वैरायटी ऑफ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि सिस्टर्नीज है, वेसाइकल्स है जिसको हम ट्रांसपोर्ट वेसाइकल्स या फिर सिक्रेटरी वेसाइकल्स कहते हैं, और लेटर ऑन ये सभी वेसाइकल्स आपस में जुड़कर वैक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। ओके चलिए आज हम गोल्गी एपरेटस में पढ़ेंगे उनके फंक्शंस के बारे में। बाय द वे इन फंक्शंस के बारे में तो मैंने कल आपसे इन फंक्शन के बारे में तो मैंने आपसे बेसिक लिस्ट दिखाई थी आपको, लेकिन इन फंक्शन को जानना भी बहुत जरूरी है। पैकेजिंग एंड सिक्रेशन ऑफ द जनरल मेटाबोलाइट्स। पैकेजिंग और सिक्रेशन, ये तो मैं बताया पैकेज को, पैकेजिंग कैसी होती है, उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन की कवरिंग कर देती है, और जब मेम्ब्रेन की कवरिंग किसी भी कंटेंट के चारों तरफ होती है तो उसको हम वेसाइकल्स कहते हैं। देन लेटर ऑन उस वेसाइकल्स को मेम्ब्रेन के बाहर, अगर यूटिलाइजेशन मेम्ब्रेन के बाहर है तो मेम्ब्रेन के बाहर भेजते हैं, अदरवाइज इंट्रासेलुलर टारगेट्स मतलब सेल के अंदर इसका यूज कर लेते हैं। अब जनरल मेटाबोलाइट्स, जनरल मेटाबोलाइट्स का मतलब होता है ऐसे मेटाबोलाइट जिनकी जनरली हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, मेटाबोलाइट्स का मतलब होता है जिनका हम डिसोसिएशन कर सकते हैं, और डिसोसिएशन करके जिससे हम एनर्जी ले सकते हैं, या फिर हम उनसे कोई दूसरा कंपाउंड बना सकते हैं, उनको मेटाबोलाइट्स कहते हैं। जैसे कि जनरल मेटाबोलाइट्स कौन से होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ये सारे जनरल मेटाबोलाइट्स होते हैं। ठीक है, जिसे हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, मतलब प्रोटीन को मॉडिफाइड करना वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रोटीन को मॉडिफाइड करना बहुत जरूरी है। जैसे प्रोटीन को हम हार्मोन में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रोटीन को एंजाइम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रोटीन को किसी स्ट्रक्चरल यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल सेल मेम्ब्रेन पे जो पेरिफेरल या इंटीग्रल प्रोटीन्स होती हैं उनमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एज पर रिक्वायरमेंट प्रोटीन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो स्ट्रक्चरली कन्वर्जन होगा या फिर फंक्शनली कन्वर्जन होगा। जैसे हीमोग्लोबिन है, इंसुलिन है, ये सब क्या होते हैं, ये भी तो प्रोटीन्स होती हैं जो कि फंक्शनली एक्टिवेट होती है। ठीक है, तो इसलिए उनका भी फॉर्मेशन यही करते हैं, मतलब मॉडिफिकेशन इनका यही करते हैं। सेल वॉल का फॉर्मेशन जो लाइक देखिए, अगर एनिमल में देखें तो एनिमल में तो सेल वॉल होती नहीं है, तो यहाँ पर सेल वॉल का मतलब किससे आता है, प्लांट से आता है। प्लांट में जो सेल वॉल होती है उसका जो फॉर्मेशन होता है उसमें भी गोल्गी बॉडी मदद करती है। प्लांट में जनरली जो सेल वॉल होती है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज की बनी होती है, ओके, इवन लाइक पैक्टिन्स की होती है। तो ये सब कुछ बनाकर फिर ये वेसाइकल्स के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करती है और उनको बना के रखने में मदद करती है। लाइसोसोम फॉर्मेशन, लाइसोसोम जो होता है ये भी बेटा गोल्गी एपरेटस से ही बनता है। ठीक है, लाइसोसोम जो कि बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम, जो मतलब आई मीन टू से कि जो डाइजेशन में मदद करता है। ठीक है, मतलब उनको डाइजेशन में मदद करता है, जो जनरल मेटाबोलाइट्स होते हैं उनके डाइजेशन में मदद करता है। एक्रोसोम फॉर्मेशन, एक्रोसोम क्या होता है, इट्स ए लार्जेस्ट लाइसोसोम। एक्रोसोम इज ए लार्जेस्ट लाइसोसोम होता है जो कि स्पर्म के ऊपर पाया जाता है, जिसका मेन काम क्या होता है, एग की जो वाइटलिन मेम्ब्रेन होती है, जो चारों तरफ जोना पेलुसिडा की जो सेल्स होती है, कोरोना रेडिटा की जो सेल्स होती हैं, उनको डिसॉल्व करना, जिससे कि स्पर्म अपना न्यूक्लियस एग को दे सके। सो हियर आर द 5 पॉइंट्स जिसको हम वन बाय वन एक बार देखेंगे कि कौन सा काम क्या कैसे कंप्लीट होता है। ओके चलिए हम स्केल ऑफ कर देते हैं। नाउ द पैकेजिंग, देखिए अब अगर हम एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़े ना तो बहुत आसान है। सबसे पहले पैकेजिंग, ओके, पैकेजिंग एंड द सिक्रेशन ऑफ द जनरल मेटाबोलाइट्स। मैंने बताया जनरल मेटाबोलाइट्स मतलब प्राइमरी मेटाबोलाइट जो जनरली यूज होता है, लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, जिनको हम डिसोशिएट करके एनर्जी भी ले सकते हैं या फिर उनसे कोई दूसरा कंपाउंड बना सकते हैं, तो उनको मेटाबोलाइट्स कहते हैं, जिनको मतलब पैकेज करके और उनकी पैकेजिंग करके बाहर ट्रांसपोर्ट कर देना। अब गोल्गी एपरेटस जो होता है ये प्रिंसिपली क्या होता है, अपना परफॉर्म, उसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, मतलब मटेरियल की पैकेजिंग करना। जो भी मटेरियल होते हैं लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जो भी व्हाटएवर मटेरियल को ये जो मॉडिफाइड करते हैं तो उसकी पैकेजिंग कर देना, अच्छे से पैकेजिंग करना। और पैकेजिंग का मतलब क्या है कि जैसे कि फॉर एन एग्जांपल कि कोई भी एंजाइम्स है उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन बना दी तो पैकेजिंग हो गई। ठीक है, जैसे आपके फॉर एग्जांपल आप मोबाइल अमेजोन से मंगवाते हैं तो अमेजोन वाला थोड़ा कि सीधा मोबाइल आपके घर पे ट्रांसपोर्ट करते हैं, नहीं, वो मोबाइल को भी अच्छे तरीके से कवरिंग करते हैं। उसमें पहले लाइक आपके थर्मोकोल से कवर किया होता है, फिर आपकी प्लास्टिक की पॉलिथीन होती है, फिर उसके ऊपर अमेजोन की खुद की एक पॉलिथीन होती है। तो इस तरीके से डिफरेंट लेयर्स में कवर करते हैं जिससे कि सेफ्टी से चीज आप तक पहुंच जाए, यही सेफ्टी से चीज उसके टारगेट तक पहुंच जाए, इसलिए उसकी पैकेजिंग कर देते हैं। एंड डिलीवर्ड आइदर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट, ठीक है, या तो फिर क्या रखना, ये इंट्रासेलुलर टारगेट, इंट्रासेलुलर टारगेट का मतलब होता है या तो अगर किस सेल के अंदर कोई टारगेट है, ठीक है, अगर सेल के अंदर का टारगेट फॉर एन एग्जांपल वैक्यूल्स है तो वैक्यूल्स के लिए इसकी जरूरत होती है तो वहां पे ये यूज करते हैं। जहां पे अगर सेल के अंदर जरूरत है तो पहले सेल की भी जरूरत खत्म करेंगे। फॉर एन एग्जांपल कि अगर पेरिफेरल प्रोटीन बनानी है, इंटीग्रल प्रोटीन बनानी है, तो जहां पे भी जरूरत है उसको भी खत्म करेंगे। लाइसोसोम बनाना है तो वे अपने टारगेट को खत्म करेंगे। ठीक है, पहले अपने सेल की भी जरूरत को खत्म करेंगे, पहले हम अपने घर की जरूरत खत्म करेंगे, जब भी तो हम बाहर के लिए कुछ कर पाएंगे ना।
और सिक्रेटेड आउटसाइड द, या फिर अगर बाहर से कोई ऑर्डर आया है तो बाहर उसको भेज देना, या तो सेल के अंदर यूटिलाइज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल लाइसोसोम बनना था तो लाइसोसोम सेल की रिक्वायरमेंट होती है, तो लाइसोसोम क्या हुआ, वो इंट्रासेलुलर टारगेट हो गया, और या फिर उसको वेसाइकल्स के फॉर्म में उसको बाहर सिक्रेटेड कर देना। क्लियर? मटेरियल टू बी पैकेज इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल्स, मटेरियल जो होते हैं वेसाइकल्स के फॉर्म में उनकी पैकेजिंग की जाती है। एंड फिर क्या होता है, वो जो वेसाइकल्स होती हैं, मतलब जो वेसाइकल्स होती हैं, ये वेसाइकल्स क्या होती हैं, ये जो वेसाइकल्स होती हैं, दे आर वेसाइकल्स फ्रॉम द ईआर फ्यूज विद द सिस फेस ऑफ द गोल्गी एपरेटस। हमने कल ही देखा था कि ये गोल्गी एपरेटस के जो सिस फेस होती है उसके साथ में वो जो आपके ट्रांजिशनल वेसाइकल्स होती है जो ईआर से निकलती उसके साथ में फ्यूज हो जाती है, और फ्यूज होने के बाद में फिर वो फ्लैट होती है, और फ्लैट होने के बाद में धीरे धीरे सिस्टर्निस का फॉर्मेशन करती हुई एट द एंड फिर वो गोल्गी, देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपकी वेसाइकल्स होती हैं वो पहले फ्लैट हो जाती हैं तो एक सिस्टर्नी बन गई। अब सिस्टर्नी में क्या होता है कि उसमें उसका उनमें क्या होता है, लिक्विड फिल रहता है। आप देख ले सिस्टर्नी बन गई, अब उनमें क्या होता है, मॉडिफिकेशन चलता होता है। अब मॉडिफिकेशन का कहने का मतलब यहाँ क्या है, मॉडिफिकेशन का मतलब है अगर केमिकल लेवल पे डिस्कस करें, केमिस्ट्री लेवल पे, मतलब ना बॉन्डिंग का रीओरिएंटेशन हो जाना। बॉन्डिंग का रीओरिएंटेड होता है जिससे कि एक स्ट्रक्चर जो रो था वो फंक्शनली या स्ट्रक्चरली एक्टिवेट हो जाता है। फिर लेटर ऑन उसको इतना मॉडिफाइड करते हैं थ्रू द डिफरेंट सिस्टर्नीज कि एट द एंड उसको मैच्योरिंग फेज से उसको इट मूव टुवर्ड, ठीक है, यहाँ पे देखिए इट मूव टुवर्ड द मैच्योरिंग फेज, उसको फिर मैच्योरिंग फेज से उसको बाहर भेज दिया जाता है। क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। दिस एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन करता है कि व्हाई गोल्गी एपरेटस रिमेन्स इन द क्लोज एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों क्यों गोल्गी एपरेटस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एसोसिएशन में होता है? देखिए पहले क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, क्लियर, फिर न्यूक्लियस से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है, फिर गोल, देखिए मैं अगर आपको एक नॉर्मल स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो नॉर्मल स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे बनाकर तो सबसे पहले क्या होता है, फॉर एन एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैं एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना देता हूं हल्का सा समझाने के लिए, सॉरी, ठीक है, जैसे कि न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस के बाद में, न्यूक्लियस के बाद में यहां से ये ईआर होता है, फिर ईआर के बाद में, चलो मैं इसको दूसरे कलर से कर देता हूं ताकि आपको डिफरेंशिएट कर सको कि कौन सा क्या है। फिर ईआर के बाद में क्या होता है, इधर की तरफ ऐसे सिस्टर्नीज होती हैं। क्लियर हो गया? और फिर यहां पर सेल मेम्ब्रेन होती है। क्लियर हो गया? फिर लेटर ऑन यहां पर क्या होता है कि यहां पर देखिए, अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं कलर चेंज करता हूं, ठीक है, फिर यहां पर अगर आप देखेंगे यहाँ पे वेसाइकल्स निकलती है, फिर वेसाइकल को बाहर निकाल देते हैं। तो आप देखेंगे ये न्यूक्लियस है। क्लियर हो गया? ये अगर आप देखेंगे ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये क्या है बेटा, सॉरी, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। क्लियर हो गया? ये न्यूक्लियस है आपका। इसके अलावा अगर आप ये देखेंगे, एक मिनट, थोड़ा सा स्केलिंग में हमेशा गड़बड़ रहता है इसके, ओके, चलिए मैं एक बार नॉर्मल स्केल से कर देता हूं, इससे हमें थोड़ा सा गड़बड़ ही रहता है। ठीक है, ये क्या है, एक मिनट बेटा, एक मिनट, ओके, सॉरी। तो ये क्या है बेटा, ये है आपका, ये है आपका ईआर। क्लियर हो गया? इसके अलावा अगर आप ये देखेंगे, ये क्या है आपका, ठीक है, ये आपका गोल्गी एपरेटस है। क्लियर हो गया? फिर गोल्गी एपरेटस के बाद में फिर ये क्या है आपका,
ठीक है। फिर आपकी ये सिक्रेटरी वेसाइकल से थोड़ा सा वो साइड में निकल गया। अगर मैं आपको यहाँ पे रखूँ, देखिए सिक्रेटरी वेसाइकल से क्लियर हो गया। मैं थोड़ा साइड में मैं खुद ही साइड में हो जाता हूँ, चलिए। और ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, ये देखिए। ठीक है, चलिए मुझे लगता है साइड में होना पड़ेगा थोड़ा सा। अब ये देखिए, तो ये पूरा मैंने क्या बताना चाहता था कि व्हाई गोल्गी एपरेटस ऑलवेज ऑलवेज इन रिमेन इन क्लोज एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों? क्योंकि तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिलकर काम करना है, इसके साथ एसोसिएशन रहना पड़ता है। अगर हम भी सब लोग एक दूसरे से मिलकर रहें तो हम अपने हर काम को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियस से क्यों जुड़ी हुई होती है? क्योंकि न्यूक्लियस से इसको ऑर्डर मिलता है। तो न्यूक्लियस से ऑर्डर मिलेगा तो जैसे आपकी जो एआर है, एसईआर, आरईआर अपने अकॉर्डिंग काम करेगी। फिर गोल्गी apparatus उसके अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन करेगा। फिर वो सिक्रेटरी वेसाइकल निकालकर या तो उसको जरूरत है तो अंदर यूज होगा या फिर सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकाल देगा। क्लियर? A number of protein synthesized by the ribosome on the endoplasmic reticulum are, मतलब जो आपकी number of protein synthesized by the endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of Golgi apparatus before they release from its transphase। मतलब कहने का मतलब है कि जो प्रोटीन या लिपिड को क्या होता है, पहले सिस फेस के थ्रू जैसे ही वो आता है उसको मॉडिफाइड कर दिया जाता है। मॉडिफाइड करने के बाद में उसको ट्रांसफेस के थ्रू या मैच्योरेशन फेस से उसको बाहर भेजा जाता है। ये कहने का मतलब है इसका। ओके, चलिए ठीक है। तो ये देखिए बहुत हद तक चीजों को आपको क्लियर करने में मदद करेगी, चीजों को समझने में। ओके, चलिए। नाउ मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। ओके, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन का मतलब है कि जब आरईआर आपकी रो प्रोटीन बनाती है तो दैट्स दे फर्दर रिक्वायर्ड अ मॉडिफिकेशन। अब द मॉडिफिकेशन क्या मतलब है? मॉडिफिकेशन मतलब द गोल्गी एपरेटस, जो आपका गोल्गी एपरेटस है, इट इज इंपॉर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। और इसके बारे में मैंने आपको काफी बार बताया है सेल मेम्ब्रेन में, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफी बार पूछा गया एंट्रेंस एग्जाम में। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ए मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन है या मॉडिफिकेशन ऑफ लिपिड है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका। मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट, एक कह सकते हैं नेट का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन में से है ये। ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन मैंने आपको मेम्ब्रेन से बताया था कि जो ओलिगोसैकेराइड की जो कार्बोहाइड्रेट की चेन है, अगर प्रोटीन से जुड़ी हुई होती है, पेरिफेरल प्रोटीन से जुड़ी हुई है या इंटीग्रल प्रोटीन से जुड़ी हुई है, तो उसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। अगर ओलिगोसैकेराइड की एक चेन अगर लिपिड से जुड़ी हुई है तो उसको ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। तो लाइक डिफरेंट डिफरेंट नेम आ सकते हैं। अब आता है कि ये कैसे बनता है। देखिए ग्लाइकोलिपिड फॉर एन एग्जांपल, देखिए कहने का मतलब क्या है। जैसे फॉर एन एग्जांपल लिखता हूं, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल ये आपके ओलिगोसैकेराइड की चेन है और ये क्या है, आपके प्रोटीन की चेन है। तो दोनों को जुड़ना पड़ेगा। ये प्रोटीन है, ये तो पेरिफेरल प्रोटीन है जो लगा हुआ है, और उसके ऊपर ये इसी तरीके से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की चेन है। तो मतलब देयर इज सम बॉन्डिंग बिटवीन द कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। ओके, तो इस बॉन्डिंग को करने के लिए एक एंजाइम होता है, जिसको एंजाइम का नाम है आपका, एक एंजाइम होता है और इस एंजाइम का नाम क्या है आपका, ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। ये ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज क्या होता है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है और जिससे ग्लाइकोसाइडेज बनते हैं। अब ग्लाइकोसाइडेज क्या होता है, देखिए फॉर एन एग्जांपल ये प्रोटीन है और फॉर एन एग्जांपल ये कार्बोहाइड्रेट है। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है कि एक कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसका जो OH ग्रुप होता है वो इसके साथ में इसके साथ में बॉन्डिंग बना लेता है। तो उससे क्या होता है कि इसका OH ग्रुप इसके साथ में बॉन्डिंग बना लेता है। ठीक है, जब इसको हम कहते हैं ग्लाइकोसाइड बनना, मतलब जब कभी एक कार्बोहाइड्रेट अपने नॉन कार्बोहाइड्रेट से बॉन्डिंग बनाता है तो इसका एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस हो जाता है और इसका कोई दूसरा एक बॉन्ड इसके साथ में जुड़ जाता है। मतलब क्या होता है, क्या होता है कि इसका एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकल गया, इसका एक हाइड्रोजन ग्रुप निकल गया, दोनों मिलकर क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में बाहर आ गए। तो इट मींस इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब इसके हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाएगा, तो इसको बॉन्ड बनाएगा, तो बॉन्ड बनाने पर बॉन्ड बनाएगा और बॉन्ड बनाने के लिए जिम्मेदार होता है ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज। ये ग्लाइकोसाइल जो ट्रांसफरेज होता है, जो सिस्टर्नी के जो ग्राउंड लिक्विड होता है उसके अंदर भरा हुआ होता है। सिस्टर्नीज की ग्राउंड लिक्विड के अंदर ये ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज भरा हुआ होता है जो कि ये काम करने में मदद करता है और इसको हम कहेंगे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज।
क्लियर हो गया। और जो अब एक नया स्ट्रक्चर बना जिसमें एक नॉन कार्बोहाइड्रेट एक कार्बोहाइड्रेट से जुड़ा हुआ है, इसको हम कहेंगे ग्लाइकोसाइड। अब वो कार्बोहाइड्रेट लिपिड से भी जुड़ सकता है या फिर प्रोटीन से भी जुड़ सकता है। अगर वो ओलिगोसैकेराइड लिपिड के साथ जुड़ता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोसाइडेशन। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक है। ग्लाइकोसाइडेशन क्या होता है, कई बार पूछा गया है। और अगर यही प्रोटीन के साथ जुड़ता है, यहां पे आप देखेंगे, अगर यही आपका प्रोटीन के साथ में जुड़ता है, तो प्रोटीन के साथ में अगर जुड़ेगा तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे ग्लाइकोसाइलेशन। एक है ग्लाइकोसाइडेशन और एक है ग्लाइकोसाइडेशन। ठीक है, बहुत पास पास प्रोनाउंशिएट होते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से इनमें टिक कीजिएगा। ग्लाइकोसाइडेशन मतलब लिपिड के साथ प्रोटीन ओलिगोसैकेराइड का जुड़ना, और प्रोटीन के साथ ओलिगोसैकेराइड का जुड़ना ग्लाइकोसाइलेशन है। दोनों ग्लाइकोसाइडेज ही, बट नाम अलग अलग है, ग्लाइकोसाइडेशन एक ग्लाइकोसाइलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों। नाउ सेल वॉल फॉर्मेशन। अब क्या होता है, फॉर एन एग्जांपल, जब सेल डिवीजन होती है तो सेल डिवीजन में क्या हुआ, एक सेल दो सेल में डिवाइड हुई। अब क्या होता है, एक सेल दो सेल में डिवाइड हुई तो सेल वॉल तो बनानी पड़ेगी ना। एक सेल एक पेरेंट सेल मदर सेल्स में एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गई। अब दो डॉटर सेल्स बनी है तो भैया उनके चारों तरफ सेल वॉल भी तो बनानी पड़ेगी ना। अगर लाइक फॉर एन एग्जांपल, अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आपको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर तो रखना पड़ेगा ना। एक सेल अगर दो पार्ट में डिवाइड हुई है तो इसका मतलब उसके लिए भी तो सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन सब बनाने पड़ेंगे दोनों सेल्स के लिए। अब उसके लिए अब यहाँ पे जो सेल वॉल को बनाने के लिए जिम्मेदार होता है गोल्गी बॉडीज होती है। गोल्गी बॉडीज क्या करती है कि जैसे कि आपकी जो प्लांट की सेल वॉल होती है, ध्यान रखना ये सेल वॉल का एनिमल्स में तो कोई रिलेशन नहीं है। प्लांट की जो सेल वॉल होती है सेलुलोज हेमीसेलुलोज पेक्टिन की बनी होती है। तो क्या करते हैं, इनको पॉलीसैकेराइड के इनके सारे पॉलीसैकेराइड्स होते हैं जिनको गोल्गी कॉम्प्लेक्स गोल्गी, अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से होता है। देखिए एक बार पहले यहाँ देखिए क्या होता है कि फॉर एन एग्जांपल कि ये एक तरह की सिस्टर्नीज है। सिस्टर्नीज होती है, द नंबर ऑफ सिस्टर्नीज दे कैन अरेंज कॉन्सेंट्रेटली ओके इन अ स्टैक मैनर। अब इन्होंने क्या किया फॉर एन एग्जांपल, इनको सेल वॉल बनानी है। तो सेल वॉल बनानी है तो एक मिनट मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। सेल वॉल बनानी है तो सेल वॉल बनानी है तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, उन्होंने पॉलीसैकेराइड्स, इस तरह के पॉलीसैकेराइड बना दिए। अब इस तरह के वेसाइकल्स बना दिए, सॉरी ये वेसाइकल्स जो हैं बेटा, ये जो आपको वेसाइकल्स दिख रहे हैं ना, ये सारे वेसाइकल्स, ठीक है, ये वेसाइकल्स बन गए, मतलब सिक्रेटरी वेसाइकल्स बन गए। कहने का मतलब क्या है, अभी जो सिक्रेटरी वेसाइकल्स बने, अब इनके अंदर क्या भरा हुआ है, अब इनके अंदर भरा हुआ है पॉलीसैकेराइड्स, मतलब सेलुलोज के सेलुलोज भरा हुआ है, हेमीसेलुलोज भरा हुआ है और पेक्टिन्स भरे हुए हैं। अब ये सारे के सारे जितने भी सिक्रेटरी वेसाइकल्स, देखिए वेसाइकल है कुछ तो भरा ही होगा ना। कहने का मतलब ये एक तरह के कह सकते हो कि ये एक तरह की एक पॉलिथीन है जिसके अंदर कुछ ना कुछ भरा हुआ होता है। अब ये क्या होते हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल कि ये जैसे कि ये जैसे फॉर एन एग्जांपल ये क्या होता है, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं इस तरह से, ठीक है, ये एक तरह से जुड़ गए। ये वेसाइकल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर नीचे आ जाते हैं, ठीक है, ये वेसाइकल्स क्या हुआ, एक दूसरे के ऊपर नीचे आ गए। अब जब वेसाइकल्स एक दूसरे के ऊपर नीचे आए तो पहले तो मैं साइड में होऊंगा, ठीक है, वेसाइकल्स एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं सारे। फिर वेसाइकल्स आने के बाद में इनकी जो ये बीच की लेयर होती है, जैसे इनकी जो बीच की लेयर होती है, जो बीच की जो लेयर होती है ये डिसॉल्व हो जाती है। और जब बीच की लेयर डिसॉल्व हो जाती है तो बीच की लेयर डिसॉल्व होने पर ये सारे एक साथ मिल जाते हैं, और एक साथ मिलने के बाद में ये पूरा एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। क्लियर हो गया, ओके। तो यही लिखा हुआ है, दिस पॉलीसैकेराइड आर फॉर्म इनसाइड ऑफ ए गोल्गी बॉडीज। अब वो कौन से पॉलीसैकेराइड है तो हमें जब पता चलेगा जब हमें सेल वॉल के बारे में अच्छे से पता हो। तो सेल वॉल में होते हैं सेलुलोज हेमीसेलुलोज के ये थैले होते हैं, ठीक है, जिनको ये सेलुलोज हेमीसेलुलोज के थैले होते हैं जिनको लेटर ऑन सेंड कर दिया जाता है, फिर एक दूसरे के ऊपर फ्यूज हो जाते हैं, और बाद में फ्यूज होने के बाद में इनका सारा जो मटेरियल होता है एक दूसरे से मिल जाता है और ये सेल वॉल बना देते हैं, ठीक है। पहले ध्यान रखना प्राइमरी सेल वॉल बनती है, फिर लेटर ऑन जब सेल एक बार देखिए, एक बार प्राइमरी सेल वॉल बन गई, जब यंग एक सेल है तो यंग सेल में तो प्राइमरी सेल वॉल होगी। तो धीरे धीरे वो क्या होता है, सेल मैच्योर होती है तो यंग की जो सेल वॉल होता है फिर उसके अंदर लिग्निन का डिपोजिशन होता है, फिर लेटर ऑन सेकेंडरी सेल वॉल बनती है। तो ये तो सिर्फ आपके ये तीन ही चीज बनाएंगे, सेलुलोज हेमीसेलुलोज पेक्टिन, ठीक है। लेटर ऑन जब जरूरत पड़ेगी मैच्योरेशन में फिर सेल वॉल अपना खुद देख लेगी, ठीक है। लाइसोसोम फॉर्मेशन,
गोल्गी कॉम्प्लेक्स हमेशा लाइसोसोम के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। लाइसोसोम क्या होता है, एक तरह का, अभी हम लेटर ऑन वही पढ़ेंगे। लाइसोसोम क्या होता है, एक तरह की वैसाइक एक एंजाइम्स की पोटली होती है, कह सकते हो पोटली होती है एंजाइम्स की। एंजाइम्स को चारों तरफ से कवर किया होता है मेम्ब्रेन ने। देखिए एंजाइम से, अगर एंजाइम्स को अगर आप कवर नहीं करोगे तो एंजाइम तो भैया सेल को खा जाएंगे, इसलिए उनको मेम्ब्रेन से कवर किया जाता है। तो ये लाइसोसोम बनाने में भी ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आई टोल्ड यू अर्लियर द लाइसोसोम इज अ पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, क्योंकि ये लाइसोसोम बनता है गोल्गी वेसिकल से। क्योंकि देखिए आरईआर ने प्रोटीन बनाया, गोल्गी ऑपरेटर्स ने प्रोटीन को एंजाइम में कन्वर्ट कर दिया। अब वो एंजाइम्स क्या हुआ, थैले के फॉर्म में बाहर आ गए और उन्हीं एक को हमने लाइसोसोम कह दिया। अगर एंजाइम को सेल के बाहर भेजना है तो एक अलग पॉइंट है, लेकिन अगर आप सेल के अंदर एंजाइम को सेल के अंदर भी तो लाइसोसोम चाहिए होता है ना, तो एक पोटली अंदर भी रख ली और जो कुछ पोटली हमने बाहर भेज दी। ठीक है, नाउ एक्रोसोम फॉर्मेशन। एक्रोसोम ध्यान रखना, जो एक्रोसोम होता है ये भी गोल्गी एपरेटस के थ्रू बनता है, जो कि एक स्पर्म के ऊपर पाया जाता है। स्पर्म की एक टिप होती है, उसके ऊपर पाया जाता है। तो क्या होता है, जैसे देखिए, जैसे ये, जैसे फॉर एन एग्जांपल ये इस तरह से होता है। ठीक है, तो इस तरह से रहता है बेटा। ठीक है, ये जो है ये न्यूक्लियस कहलाता है और ये उसकी टेल कहलाती है। ये न्यूक्लियस होता है, ये टेल, ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है। और ऊपर की तरफ क्या होता है, ये जो टिप है ना, कैप जैसी संरचना है, कैप जैसा स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड दी एक्रोसोम। इसे कहते हैं एक्रोसोम। ठीक है, और जो नीचे आपको दिख रहा है, ठीक है, ये कहलाता है न्यूक्लियस। और ये जो नीचे होती है टेल होती है। एक मिनट, ये टेल कहलाती है। अब ये जो एक्रोसोम होता है, क्या है ये एक्रोसोम? ये एक्रोसोम बेसिकली क्या होता है, लाइसोसोम, बिगेस्ट लाइसोसोम है, सबसे बड़ा लाइसोसोम होता है, जिसके अंदर एंजाइम्स भरे हुए होते हैं। और जैसे ही वो जैसे क्या होगा कि ये एंजाइम्स भरे हुए होते हैं, और जैसे ही ये किसके टच में आएंगे, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, जैसे ही जब एग को फ्यूज, जब एग के साथ में टच में आते हैं तो एग की मेम्ब्रेन के टच में आएंगे। तो जैसे ही एग की मेम्ब्रेन में टच में आएंगे तो एग के अंदर एंटर करने के लिए उनको बाहर की तरफ कोरोना रेडिया की सेल्स होती है, जिनको उनको डिसॉल्व करके ही फिर वो अपने अंदर जा पाते हैं। क्लियर हो गया? तो ये जो एक्रोसोम होता है, देखिए जब लाइसोसोम गोल्गी एपरेटस बना रहा है तो फिर एक्रोसोम भी तो गोल्गी एपरेटस ही बनाएगा। ठीक है, चलिए। बाय द वे जब हम लाइक जब ये पढ़ते हैं तो वहां पर भी ये चीजें दोबारा रिपीट होती हैं। ओके ओके, तो एक्रोसोम क्या होता है, जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रखता है और जो कि ब्रेक करता है एग सेल को। जो एग सेल्स मतलब होते हैं एग के चारों तरफ की कवरिंग, जो बेसिकली कोरोना रेडिटा की कवरिंग होती है। इसके अलावा इसमें जोना पेलुसिडा की कवरिंग होती है एग के चारों तरफ। अब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या होता है, इसका मतलब क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मतलब वो एंजाइम जो वर्क करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर। मतलब इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर दे लाइटिक, मतलब तोड़ना, मतलब इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर दे डिसोशिएट द कंपाउंड इनटू द सिंपल कंपाउंड्स। इसलिए हमें डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी एंजाइम है सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं। दैट्स व्हाई ध्यान रखना है। इसलिए हमें क्या होता है कि वी नीड ए वाटर इन ए प्रॉपर अमाउंट, क्योंकि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम हमेशा काम, डाइजेस्टिव सिस्टम के जो एंजाइम्स होते हैं वो भी लाइक वाटर की प्रेजेंस में ही काम करते हैं। अगर आप पानी नहीं पियेंगे तो एंजाइम काम नहीं करेंगे, और एंजाइम नहीं करेंगे तो फूड का डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा। वो भी इसी तरह के वन ऑफ द एंजाइम्स है जो हाइड्रोलाइटिक है, ये भी वाटर की प्रेजेंस में ही काम करते हैं। तो इनमें क्या होता है कि जो वाटर की प्रेजेंस में काम करते हैं, तो अगर वाटर नहीं होगा तो ये एंजाइम्स काम नहीं करेंगे। और ऐसे एंजाइम जो वाटर की प्रेजेंस में काम करते हैं उन्हें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कहा जाता है। नीट 2013 का एक क्वेश्चन है छोटा सा, तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्ले ए मेजर रोल इन ट्रैपिंग अ लाइट एंड ट्रांसफॉर्मिंग इनटू द केमिकल एनर्जी। ओके, ये गलत है, क्योंकि वो ये काम करता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जो कि वो लाइट को, फोटोसिंथेटिक की लाइट को ट्रैप करके उसको केमिकल एनर्जी मतलब कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है। इन डाइजेस्टिंग ए प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और देखिए सॉरी, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना, नो, ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेस्ट कम करने का काम तो लाइसोसोम का है। हाँ, लाइसोसोम बनाता जरूर है, लेकिन खुद ये डाइजेस्ट नहीं करता, उसके लिए लाइसोसोम बनाता है ये। एनर्जी ट्रांसफरिंग मॉलिक्यूल, एनर्जी ट्रांसफरिंग ऑर्गेनल्स, एनर्जी को ट्रांसफर करता है। ये क्लोरोप्लास्ट और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो एनर्जी को ट्रांसफर करने में मदद करते हैं। इन पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन एंड ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड। अब ये पोस्ट ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है कि पोस्ट ट्रांसलेशन कहने का मतलब है कि लिपिड के सॉरी, अगर आप ये देखेंगे प्रोटीन के बनने के बाद में उसमें जो मॉडिफिकेशन आता है उसको पोस्ट ट्रांसलेशन कहते हैं।
मतलब जो प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन है, और प्रोटीन के बनने के बाद में जो आपने पोस्ट मॉडिफिकेशन किया उसे पोस्ट ट्रांसलेशन कहते हैं। और लिपिड के ग्लाइकोडेशन, लिपिड के ग्लाइकोसाइडेशन से, बिल्कुल सही है। तो राइट, हमने बताया था अभी आपको, तो ये क्वेश्चन आपका राइट आंसर डी है। इसलिए हर एक ऑप्शन को अच्छे से ध्यान से पढ़ो। अगर आपका आता भी है ना आंसर, जब भी एक एक ऑप्शन को अच्छे से पढ़ लो, और आपको हर एक ऑप्शन का भी मतलब पता होना चाहिए। नेट के देखिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम में खास बात क्या होती है कि कोई भी जो ऑप्शन दिया जाता है ना, वो ऑप्शन का कोई ना कोई मतलब जरूर होता है। ऐसे नहीं कोई भी आपने एबीसीडी डाल दी, कहीं ना किसी से वो रिलेटेड जरूर होगा वो ऑप्शन। तो ऑप्शन भी अगर आप एक बार अच्छे से देखोगे तो आपको बहुत चीजें रिवाइज हो जाती है। द इंपॉर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, ओके मैंने आपको बताया था ना, ये फेवरेट क्वेश्चन है एनटीए का। तो गोल्गी एपरेटस, प्लास्टिड, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। तो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बनाने का तो एक ही हथियार है, वो उनके पास गोल्गी एपरेटस है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ओके, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है। गोल्गी एपरेटस को हम प्रिंसिपल, डायरेक्टर या ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल या फिर डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल ट्रैफिक कहते हैं। देखिए इसका प्रिंसिपल डायरेक्टर का मतलब क्या है। प्रिंसिपल डायरेक्टर मतलब होता है कि प्रिंसिपल या डायरेक्टर का मतलब होता है डायरेक्ट करने वाला, मतलब डायरेक्शन देने वाला। देखिए अब ये वेसाइकल्स को डायरेक्शन देता है कि तुम्हें सेल मेम्ब्रेन के बाहर जाना है या सेल मेम्ब्रेन के अंदर है, तो डायरेक्शन देने वालों में से। ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, सेल का ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस क्या होती है कि डायरेक्शन देती है, राइट लेफ्ट डायरेक्शन देती रहती है ना, लाइक ट्रैफिक को आगे ट्रैफिक इकट्ठा ना हो जाए। तो ये वेसाइकल्स को ये डायरेक्शन देते रहते हैं कि तुम्हें वहां जाना है, यहां जाना है, तो अकॉर्डिंगली ये डायरेक्शन देते रहते हैं। डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूलर ट्रैफिक, जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ओके, ये सब लाइक आपके न्यूक्लिक एसिड, ये सब आपके क्या होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं। तो ये उनका डायरेक्टर होता है, ताकि एक जगह जाके इकट्ठे ना हो जाए, तो ये अलग अलग उनको डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे फिक्स कर देता है जहां जरूरत होती है उस हिसाब से। एक वर्ड है जीईआरएल, ठीक है, एक वर्ड है जीईआरएल जिसका नाम होता है गोल्गी बॉडी एसोसिएटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए इसका मतलब क्या है, देखिए सिंपल सा मतलब मैं बताता हूं आपको। इसका मतलब क्या है कि देखिए यहां पर एंडोप्लाज्म, एक मिनट, एक चीज रह गई इसमें। यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी बॉडी बनती है। एक बार इसमें एक चीज रह गई लिखना, इसमें मैं लिख देता हूं अभी। ओके, इसका पूरा नाम होता है गोल्गी बॉडी एसोसिएटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोसोम। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होता है क्या है कि आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से तो क्या बन गई, गोल्गी बॉडी बन गई, और गोल्गी बॉडी से क्या बना, लाइसोसोम बना। तो मतलब देखिए ईआर से गोल्गी कॉम्प्लेक्स बना, गोल्गी कॉम्प्लेक्स से लाइसोसोम बना, इसलिए इसको कहते हैं जीईआरएल कॉम्प्लेक्स। कहने का मतलब ये पूरा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम भी एक जीईआरएल ही दिखाता है। ठीक है, ईआर से गोल्गी कॉम्प्लेक्स और गोल्गी कॉम्प्लेक्स से लाइसोसोम बनना। क्लियर हो गया। एक डिक्टियोसोम्स क्या होता है, डिक्टियोसोम्स देखिए वर्ड कई बार आया है, एक दो बार एग्जाम में आया है। डिक्टियोसोम्स क्या होता है, ध्यान रखना, प्लांट के अंदर जो गोल्गी एपरेटस होता है ना, उसको हम डिक्टियोसोम्स कहते हैं। क्या होता है, प्लांट सेल के अंदर जो गोल्गी एपरेटस होता है वो बिखरा हुआ होता है, मतलब लूजली अरेंज्ड होते हैं उसकी सिस्टर्नीज, इसलिए इसको डिक्टियोसोम्स कहते हैं। लेकिन क्या होता है, एनिमल सेल्स के अंदर सारी सिस्टर्नी कॉम्पैक्टली पैक्ड होती है, वहां पे इसको गोल्गी एपरेटस कहते हैं। ध्यान रखना, अगर आपके पास में डिक्टियोसोम आता है ना, इट मींस ये बात कर रहा है प्लांट के अंदर पाए जाने वाले गोल्गी एपरेटस की बात कर रहा है। तो ध्यान रखना, यहाँ लिख दिया मैंने, प्लांट सेल के अंदर यूजुअली जो स्मॉल एरे ऑफ, एरो का मतलब होता है कि एक दूसरे के बाद अरेंज्ड होना, ठीक है, गोल्गी टाइप वेसाइकल्स जो होती हैं उन्हें डिक्टियोसोम्स कहते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि ये लूज अरेंजमेंट होता है, ठीक है, गोल्गी एपरेटस का। नाउ द प्लियोमॉर्फिक प्रॉपर्टी, प्लियोमॉर्फिक प्रॉपर्टी का मतलब है द शेप ऑफ गोल्गी बॉडी चेंज अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। जनरली क्या होता है, शेप कहने का मतलब है इसकी जो सिस्टर्नीज का जो साइज है, नंबर है, ये जनरली क्या होता है, चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। जैसा फंक्शन करना है उसके अकॉर्डिंग ये अपने अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर सकती है। इसलिए आप अगर गूगल पे गोल्गी बॉडीज के स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो आपको वैरायटी ऑफ इमेजेस दिखाई देंगे, क्योंकि वो उनके जो स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं उनके वैरायटी ऑफ फंक्शंस के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, इसलिए इसको प्लियोमॉर्फिक प्रॉपर्टी कहते हैं। ओके, चलिए, ये आपका खत्म हो गया पूरा गोल्गी एपरेटस, जिसमें हमने 2 लेक्चर दिए, जिसमें हमने गोल्गी एपरेटस के पहले लेक्चर में गोल्गी एपरेटस का क्या काम होता है, कैसे स्ट्रक्चर, आई मीन टू से क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे जुड़ा हुआ होता है, क्या फंक्शन यूनिट होती है, कितने पार्ट्स होते हैं। सेकंड लेक्चर में हमने उसके वैरायटी ऑफ फंक्शंस पढ़े, क्योंकि गोल्गी एपरेटस के फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने फंक्शंस को थोड़ा डिटेल में पढ़ा है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लाइसोसोम। देखिए लाइसोसोम क्या होता है, ध्यान रखना, लाइसोसोम एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर है। अगर आप देखेंगे ना, ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर होता है,
ठीक है, जो कि गोल्गी एपरेटस की पैकेजिंग के प्रोसेस से बनता है। मतलब क्या होता है कि मैंने आपको कई बार बताया कि जो आपकी गोल्गी बॉडी होती है, गोल्गी बॉडी कई बार एंजाइम्स बनाती है। एंजाइम को क्या होता है, पोटली के अंदर बांधकर बाहर भेजती है। अब वो जो पोटली होती है ना, वो क्या होता है, वो लाइसोसोम होते हैं। लाइसोसोम की वेसाइकल एक मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर एंजाइम्स भरे होते हैं। तो गोल्गी एपरेटस की जो पैकेजिंग के थ्रू इसका फॉर्मेशन होता है, और ये एक वेसिकुलर स्ट्रक्चर है, मतलब मेम्ब्रेन बाउंडेड एक वेसाइकल है जिसके अंदर वैरायटी ऑफ एंजाइम्स भरे हुए होते हैं। अब वो एंजाइम कौन कौन से हो सकते हैं, लाइपेज, ध्यान रखना ये सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है। ये भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, जो स्पर्म में थे वो भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम थे, क्योंकि जो गोल्गी एपरेटर जितने भी एंजाइम बनाता है वो सारे मोस्ट ऑफ द हाइड्रोलाइटिक होते हैं। ठीक है, अभी जो लाइपेज है, मैंने नहीं कहा सारे होते हैं, काफी हाइड्रोलाइटिक होते हैं, ध्यान रखना। अब आपके जो लाइसोसोम में कौन कौन से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होंगे, मतलब ये सारे एंजाइम वाटर के प्रेजेंस में काम करेंगे, वो तोड़ने का काम करेंगे, जोड़ने का नहीं। तो लाइपेज क्या होगा, लिपिड को तोड़ता है। प्रोटीएज प्रोटीन को तोड़ता है। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। न्यूक्लियस डीएनए आरएनए को तोड़ता है। और ये सारे भी जितने भी एंजाइम्स होते हैं, दे आर ऑप्टिमली एक्टिव। ठीक है, ऑप्टिमली सॉरी, ये ऑप्टिमली एक्टिव जनरली एट एसिडिक पीएच, मतलब ये 7 से कम पीएच के ऊपर एक्टिव रहते हैं, जनरली 3 से 4 पीएच के ऊपर एक्टिव रहते हैं। ऑप्टिमली एक्टिव का मतलब है कि अगर इनको पीएच 3 मिल जाती है, 4 मिल जाती है, तो दे शो दी हायर परफॉर्मेंस। देखिए, पीएच 7 से कम होने का मतलब 5 भी है, 6 भी है, 1 भी है, 2 भी है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि 1 या 2 पर भी ये परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, परफॉर्म करेंगे। 1 या 2 पर भी परफॉर्म करेंगे, 5 या 6 पे भी परफॉर्म करेंगे, कई बार 7 पे भी परफॉर्म कर लेंगे, लेकिन इनकी एक्टिविटी उतनी आपको नहीं मिलेगी जितनी आपको 3 या 4 पर हाई मिलेगी। इनकी एफिशिएंसी सबसे हाई रहती है लो पीएच के ऊपर, और लो पीएच में भी 3 या 4 पीएच के ऊपर ये हाई एक्टिविटी शो करते हैं। तो इसलिए जनरली इन एंजाइमों को रखने के लिए लो पीएच को रखा जाता है। These enzymes are capable of the digesting of carbohydrate, lipid, protein और न्यूक्लिक एसिड। जैसे मैंने बताया, हर किसी के लिए एक रिलेटेड एंजाइम होता है। न्यूक्लिक एसिड के लिए न्यूक्लियेज है, प्रोटीन के लिए प्रोटीएज है, लिपिड के लिए लाइपेज है, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए कार्बोहाइड्रेट्स के लिए कार्बोहाइड्रेजेज है। ओके, इन सबको सुसाइडल बैग भी कहते हैं, ठीक है, और डिस्पोजल बैग भी कहते हैं, और स्कैवेंजर ऑफ सेल भी कहते हैं। देखिए, ये क्या होता है कि कई बार सेल में ऐसी कभी कंडीशन आती है कि सेल को कभी अपनी सुसाइड करनी है। सेल को, फॉर एग्जांपल, सेल को सुसाइड कब होती है, जब सेल इन्फेक्टेड हो जाती है किसी बैक्टीरिया से, किसी वायरस से, या फिर कभी कभी कैंसरस बन जाती है। तो सेल को पता है कि अगर मैं अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं इन्फेक्ट हुई हूँ, तो मेरे पास दूसरी सेल भी वो भी इन्फेक्ट होगी, तो वो क्या करती है, अपना सेक्रीफाइस दे देती है, मतलब अपने आप को खत्म कर लेती है, ताकि अगर मैं खत्म हो जाऊं तो दूसरी बची रहे। तो लाइसोसोम क्या करता है, ये फट जाता है, और लाइसोसोम फटने की वजह से वो सांस के जो एंजाइम्स होते हैं वो पूरे सेल के ही सारे सेल ऑर्गन्स को ही खा जाते हैं, और उसको हम कहते हैं सुसाइडल बैग। मतलब सेल के अंदर भी एक सुसाइडल बैग भरा हुआ होता है, जिसके अंदर डिस्पोजल यूनिट भी कहते हैं, या सेल की सफाई करने वाला, स्कैवेंजर मतलब सफाई करने वाला होता है। कोरोना के टाइम पर भी यही हो रहा था। कोरोना के टाइम पर क्या है कि जो कोरोना वायरस जैसे ही लंग्स की सेल्स को इन्फेक्ट करता है, तो एक सेल जैसे इन्फेक्ट हुई, तो लाइसोसोम क्या करता है, फटाफट उस सेल्स को खत्म कर देता है। यही कोरोना के में कहते हैं, जो लंग्स में इन्फेक्शन फैल रहा है, 70% 80% इन्फेक्शन यही फैल रहा है। तो क्या हो रहा है, लाइसोसोम अपने आप को बर्स्ट आउट कर रहा है, जिससे क्या होता है, सेल्स खत्म होती जा रही है, और जब सेल्स खत्म होती जाएंगी तो ये भी एक नेगेटिव इंपैक्ट ही है। तो इसलिए जो मेडिसिन दी जाती है कोरोना में, लाइक रेमडेसिविर है, या फिर जो अदर मेडिसिन होती है, वो कैसे काम करती हैं, ये जो मेडिसिन कैसे काम करती हैं, ये मेडिसिन बेसिकली करती क्या है कि ये मेडिसिन बेसिकली लाइसोसोम को स्टेबल कर देती है, कम से कम तुम तो मत फटो, तो ये कम से कम सेल तो सेफ रहेगी। तो कभी कभी क्या होता है कि सेल को बनाए रखने के लिए लाइसोसोम की एक्टिविटी को भी रोकना पड़ता है दवाइयों के थ्रू। ओके, तो कई बार ऐसा होता है, कैंसर्स में होता है, जैसे अपोप्टोसिस कहा जाता है। कैंसर के केस में सेल अपने आप को खत्म कर देती है, क्यों, क्योंकि मुझे पता है, पता है कि मैं कैंसरस हो गई तो मैं ग्रोथ करूंगी और ट्यूमर बना के पर्सन की डेथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो वो क्या करती है, सेल ही खत्म होना शुरू हो जाती है अपने आप ही। तो कई बार सेल जब खत्म होना शुरू होती है तो वो पर्सन वीक पड़ना शुरू हो जाता है। ओके, तो ये देखिए, ये लाइक फॉर एग्जांपल ये कंप्लीट लाइसोसोम है, ठीक है, ये कंप्लीट लाइसोसोम है। इस कंप्लीट लाइसोसोम में अंदर की तरफ क्या भरे हुए हैं, एसिड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरे हुए हैं, और उसको एक मेम्ब्रेन ने कवर किया गया है, जिसकी विड्थ कितनी है, 70 एंगस्ट्रॉम है। लाइसोसोम का ध्यान रखना, हैव नो स्पेसिफिक साइज, मतलब साइज का स्पेसिफिक नहीं होता, ये जरूरत के हिसाब से अपने आप को चेंज कर सकता है, ये भी प्लियोमॉर्फिक होता है। और इसका जो साइज होता है 0.2 से 0.8 माइक्रोमीटर तक हो सकता है, मतलब ये इसका बेसिकली डायमीटर की हो गया इसका।
ये अबेंडेंट होता है डब्ल्यूबीसी में, क्योंकि डब्ल्यूबीसी का काम ही खाना होता है, फेगोसाइटोटिक मूवमेंट शो करना होता है। डब्ल्यूबीसी का काम ही यही है, पैथोजेंस को खत्म करना है, तो डब्ल्यूबीसी में हाई होगा, लेकिन आरबीसी में होता ही नहीं है, क्योंकि आरबीसी का कोई काम नहीं है आइसोसोम से। आरबीसी का लाइफ ही वैसे न्यूक्लियस तो होता नहीं है उसके अंदर, जब न्यूक्लियस नहीं होगा तो भैया उसमें न्यूक्लियस ऑर्डर कैसे देगा एंडोप्लाज्मिक को, जब एंडोप्लाज्मिक ऑर्डर नहीं मिलेगा तो गोल्गी बॉडी को ऑर्डर नहीं मिलेगा, और गोल्गी बॉडी को ऑर्डर नहीं मिलेगा तो लाइसोसोम को ऑर्डर नहीं मिलेगा। बाय द वे उसमें न्यूक्लियस नहीं होता ना, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ हीमोग्लोबिन भरा होता है। There are the four types of lysosome: primary, secondary, residual and autophagic. By the way, काफी टाइम से इन टाइप से क्वेश्चन नहीं आया लाइसोसोम से, लेकिन प्रोबेबिलिटी आती है इनसे आने की, तो दैट्स व्हाई वी मस्ट बी स्टडीड अबाउट देयर फोर टाइप्स। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही लेक्चर था, जिसमें हमने काफी कुछ जाना, गोल्गी एपरेटस के फंक्शंस के बारे में, लाइसोसोम के बारे में जानना शुरू किया। लाइसोसोम का मतलब क्या होता है, एक तरह के कह सकते हो कि ये एक खाने वाली एक स्ट्रक्चर है जो चीजों को खाता है, जिसके अंदर एंजाइम भरे हुए हैं, एंजाइम की पोटली है। ओके, अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि लाइसोसोम कैसे काम करता है, इन सभी लाइसोसोम के टाइप क्या होते हैं, ऑटोफेगिक क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी। ओके, ये हम पढ़ेंगे। रेसिडुअल लाइसोसोम क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो जैसे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम काम करता है, वैसे आप भी काम कीजिए, अपने लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने देश के लिए। धन्यवाद।